हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेज की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस हमारे इडियम्स और फ्रेजेस से बन रहे हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो इडियम्स एंड फ्रेज आज मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, अ वाइट एलिफेंट। अब आपको भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब देखो, इडियम्स आपको आसानी से समझ में नहीं आते हैं। जिस तरह से हिंदी में मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, वो आपको आसानी से समझ में नहीं आते। उसको समझने के लिए आपको उसके एग्जाम्पल पर ध्यान देना होता है कि क्या उसमें कहा जा रहा है, किस तरफ इशारा किया जा रहा है। तो अब वाइट एलिफेंट का सीधा सा मतलब एक सफ़ेद हाथी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे, अदरवाइज आपका लॉजिक काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है अ वाइट एलिफेंट। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमारे सामने ए, एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन, अ कॉस्टली थिंग, अ कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। जल्दी से राइट आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं इसका मीनिंग और इसका राइट आंसर भी क्या होता है। अब वाइट एलिफेंट का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है बहुत ही खर्चीली वस्तु, यानी कि बहुत ही कीमती और खर्चीली वस्तु, ये इसका मीनिंग होता है वाइट एलिफेंट का। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर का, अ कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत कीमती व खर्चीली वस्तु अब वाइट एलिफेंट का मतलब होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं अ यूरोपियन वाइफ इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर एन इंडियन, यानी कि किसी भी भारतीय के लिए यूरोपियन पत्नी एक बहुत ही खर्चीली वस्तु सिद्ध होती है। तो ये हमारा राइट आंसर है, अ कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा वाइट एलिफेंट का मतलब एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जितने भी मैंने आपके लिए एग्जाम्पल निकाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। बताइए ज़रा इसको राइट आंसर क्या होगा? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अब देखो, इसको तो देखकर आप समझ सकते हैं। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब होता है कि सही हाथों में चले जाना, यानी कि सही जगह पर सही हाथों में कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम पहुंच जाना। ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। हम कहते हैं ना भाई, अब ये जो काम है ये सही हाथों पर पहुंच गया है, या फिर ये जो फाइल है अब ये सही हाथों में लग गई है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस एन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। स्पीक रशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली, यानी कि बिना सोचे बहुत ज़ोर से ठाके मार के बातें करना, बोलना, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा बी वाला भी नहीं है, ए भी नहीं है। सी पे देखते हैं, अ सीक्रेट ऑफ हिडन एडवांटेज। एक सीक्रेट और हिडन एडवांटेज मतलब कोई छुपा हुआ फ़ायदा, ये भी नहीं है। तो अब इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशियंटली, यानी कि एक वो इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। टू डू समथिंग, कुछ इफिशियंटली, कुछ करने के लिए, कुछ प्रभावपूर्ण कार्य करने के लिए जिस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है उसको कहा जाता है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। यानी कि जैसे कि आपको कोई काम कराना है और आपने वो काम के लिए किसी सही इंसान को सेलेक्ट करा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं सेफ पेयर ऑफ हैंड, यानी कि ये बंदा भरोसे लायक है और ये सही काम करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा थर्ड नंबर का, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बताइए जरा इसको राइट आंसर क्या होगा? बिटवीन द डेविल एंड डीप सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, 4 से लेके 5 क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं। 4-5 क्वेश्चंस पर डे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोनों ही शिफ्ट में जितने भी आपको रिव्यू देखने को मिल रहे हैं उनमें सभी यही आपको बता रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन तो भाई फ्रेज एंड इडियम्स के टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसका आंसर जान लेते हैं। तो बच्चों, ये जो थर्ड नंबर का है इसका राइट आंसर हमारा होगा बी वाला। थर्ड नंबर का राइट आंसर बी वाला। सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दो मुसीबतों के बीच फंसना। क्या मतलब होता है? दो
मुसीबतों के बीच फंसना, तो मैं यहाँ पे आपको राइट करके बता देता हूँ, दो मुसीबतों के बीच फंसना, ये इसका मीनिंग होता है। यानी कि टू प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाना, दो मुसीबतों के बीच फंस जाना, यानी कि किसी असमंजस में, किसी दुविधा में पड़ जाना, आपको समझ में नहीं आए, जैसे हम बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अब हम क्या करें, है ना, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होती है, यानी कि दो मुसीबतों के बीच में फंस जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, जिसका मतलब होता है असमंजस या फिर दुविधा। क्या होता है? असमंजस या दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है हमारे सामने, तो राइट आंसर हमारा बी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, बताइए ज़रा इसको राइट आंसर क्या होगा। पहले आप गेस करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 4th नंबर का टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है पूरी शक्ति से विरोध करना। क्या करना? पूरी शक्ति से, यानी कि पूरी ताकत से किसी चीज़ का विरोध करना, पूरी शक्ति से विरोध करना या आवाज़ उठाना या लड़ना। ठीक है, पूरी शक्ति लगा देना, पूरी ताकत को छोक देना, पूरी शक्ति से विरोध करना। टू फाइट टूथ एंड नेल, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, मतलब कि लोहे के चने चबवा दिए थे उनसे। क्या करवा दिए थे? लोहे के चने चबवा दिए थे। किन से? अंग्रेज़ों से। किसने? झांसी की रानी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा सी वाला, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, यानी कि जीतने के लिए पूरी ताकत को झोंक देना, पूरा प्रयास करना। ठीक है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा सी वाला है। ठीक है, जी जान लगा देना, आपको भी एग्जाम में जी जान लगा देना है। ठीक है, एग्जाम को आपको किसी भी तरह से क्रैक करना है। टू फाइट टूथ एंड नेल, सी राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि नट को क्रैक करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वें नंबर का राइट आंसर बताइए। ए में डिफिकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व एफर्टलेसली, कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। बताइए ज़रा इसको राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का, जल्दी से बताइए। इसका मतलब होता है कठिन समस्या का समाधान। पहले तो मीनिंग जान लीजिए, कठिन समस्या का समाधान निकालना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है कठिन समस्या का समाधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 5th नंबर का राइट आंसर हमारा बनेगा बी वाला, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हार्ड नट टू क्रैक, ये इसका मीनिंग निकलेगा, बी वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से मुझे राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा। 6 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने है। चलो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। क्या मतलब होता है? इधर उधर की बातें करना, यानी कि पॉइंट की बात नहीं करना, पॉइंट को छोड़कर मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना, ये मतलब होता है टू बीट अबाउट द बुश। यानी कि जो मेन पॉइंट की बात है, मेन पॉइंट की बात पर ना आकर घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है ना, घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, ये मतलब होता है टू बीट अबाउट द बुश। तो अब आप जान गए होंगे इसका राइट आंसर ए वाला होगा, नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे की बात पर नहीं आना, काम की बात पर नहीं आना, इधर उधर की बातें करना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बता दो अब 7 नंबर का। 7 नंबर का तो आप बता देंगे, बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 नंबर आपके सामने ये रहा। अब देखो पहले जो बताया था उसका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब होता है मुद्दे की बात करना। जी हाँ, बैक टू द स्क्वायर वन यानी कि मुद्दे की बात करना, यानी कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये इसका अपोजिट है बी। बी बिल्कुल सही है,
कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। याद रखना, बैक टू द स्क्वायर वन, अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो आपको कम टू द ओरिजिनल पॉइंट लगा देना है, यानी कि मुद्दे की बात पर आना, मुद्दे की बात करना, ठीक है। चलो, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस तो आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अ बेड ऑफ रोजेस, बताइए ज़रा इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अ डिफिकल्ट पाथ, अ वेली फुल ऑफ रोजेस, अ प्लेजेंट परफ्यूम। ये ऑप्शन है, ये बी सी डी है और ये है, ये आपके सामने है। बताइए ज़रा कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसका राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का। चलो जान लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब होता है सरल और आराम की स्थिति। सरल और आराम की स्थिति, ये इसका मतलब होता है। सरल और आराम की स्थिति। आप बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना कि फूलों की सैज, फूलों का बिछोना। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट इट इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो ज़िंदगी जो है सरल आराम की स्थिति नहीं है, ये कांटों से भरी हुई है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, सरल आराम की स्थिति नहीं है। जब उस पोस्ट पर पहुँचते हैं तब हमें समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। पूरी कंट्री को चलाना, देश को चलाना आसान बात नहीं होती। तो अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग निकलेगा ए नंबर का, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ये इसका राइट आंसर है 8 नंबर का ए, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं। चिकन हार्टेड, बताइए ज़रा चिकन हार्टेड का मतलब क्या निकलेगा। आप लगा लीजिए अपना लॉजिक। जेनरस, माइजरली, सेल्फिश या कॉवर्डली। अच्छा, लॉयन हार्टेड किस किसने सुना है। लॉयन हार्टेड का मतलब तो आपने सुना होगा ना, शेर दिल। लॉयन हार्टेड मतलब होता है शेर दिल। तो अब बताओ चिकन हार्टेड का मतलब क्या होगा फिर। लॉयन हार्टेड का तो मैंने आपको बता दिया, शेर दिल होता है ना। हार्ड हार्टेड मतलब होता है पत्थर दिल होता है भाई, जो बिल्कुल पिघलता नहीं है। चिकन हार्टेड, तो भाई चिकन तो आपने सब देखा होगा, मतलब कि जो हैन रहती है ना, हैन का बच्चा, चूजा जिसको कहते हैं। तो भाई मतलब किसी का छोटा सा दिल, यानी कि बिल्कुल डरपोक, कोवर्डली इसका मतलब निकलेगा। चिकन हार्टेड यानी कि एक डरपोक, कोवर्डली। ये इसका राइट आंसर होगा डी वाला, ठीक है। डी बिल्कुल सही आंसर है, मतलब कि बिल्कुल छोटे से दिल का, बिल्कुल डर जाए ज़रा सी बात पे। चलो अब आ जाते हैं हम 10 नंबर पे। ये रहा आपके सामने 10 नंबर का। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पढ़ने से समझ में आ गया हो। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार। तो एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार मतलब कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे थे MPPSC की, और बीच में आपको आ गई पटवारी की वैकेंसी, और आपने पटवारी का फॉर्म डाल दिया, और आपका पटवारी का एग्ज़ाम निकल गया, और इसके बाद आपका MPPSC का एग्ज़ाम हुआ, वो भी आपने क्रैक कर लिया। तो यानी कि एक तीर से 2 शिकार, ठीक है। तो इस तरह से एक तीर से 2 शिकार होना, इसको कहा जाता है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। तो बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। समझ गए होंगे, आपने गेस कर लिया होगा। 10 नंबर का राइट आंसर ए वाला ही है। टू अचीव 2 रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट, मतलब कि एक प्रयास से 2 परिणाम, 2 रिजल्ट प्राप्त करना। वही बात हुई ना, एक तीर से 2 शिकार करना। तो टू अचीव 2 रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 10 में आपके लिए एग्जाम्पल्स लेकर आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जितने भी रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं उसमें 4 या 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। एक एक टॉपिक को मैं आपको कवर करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको पैसिव वॉइस की वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कराया था, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस से भी पूछे जा रहे हैं और हमारे नरेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर 1 बाय 1 कवर कराया जा रहा है। तो ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है, इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।